हेलो दोस्तों। दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिया ने मम्मी पापा को सहारा देकर कार से उतारा, फिर उनके आगे आगे मकान की तरफ बढ़ी। मकान सन्नाटे में डूबा था। उसके आगे धूल और गंदगी का साम्राज्य था, जैसे महीनों से वहाँ सफाई नहीं की गई थी। सच भी था, यह मकान लगभग 1.5 महीने से बंद पड़ा था। रिया ने पर्स से चाबी निकालकर ताला खोला। मकान के अंदर का हाल भी बहुत बुरा था। बंद रहने के बावजूद सारी चीजें धूल से ढकी पड़ी थी। नमी के कारण एक अजीब सी बदबू हवा में विराजमान थी। मम्मी पापा को सोफे पर बिठाकर रिया कुछ सोचने लगी। उसके मम्मी पापा तो जैसे गूंगे और बहरे हो गए थे। वे बिल्कुल संज्ञा शून्य थे। आंखें खोई खोई थी और वे सोफे पर गुड्डे गुड़िया की तरह अविचल बैठे हुए थे। रिया ने जल्दी जल्दी मम्मी पापा के कमरे की थोड़ी बहुत सफाई कर दी। फिर उन्हें उनके कमरे में बैठाकर बाई को फ़ोन करके उसे जल्दी घर आने के लिए कहा। मम्मी पापा तब तक चुपचाप बैठे रहे। पापा, आप अपने को संभालो, इतना सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी, आप लेट जाओ, मैं बाहर से दूध ब्रेड लेकर आती हूँ। तब तक बाई आ जाएगी, फिर आगे क्या करना है सोचा जाएगा। रिया के बाहर जाने के बाद भी उसके मम्मी पापा वैसे ही बैठे रहे, परंतु अंदर से वे दोनों बहुत आसान थे। उनके हृदय में एक तूफान मचल रहा था। दिमाग में हाहाकार मचा हुआ था। वे समझ नहीं पा रहे थे उन्हें किस पाप की सज़ा मिली थी। जीवन में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो उन्हें हवालात के शिक्षों के पीछे पहुंचा सकता। फिर भी उन्हें सज़ा मिली थी। 1 महीने तक वे पत्नी और बेटे के साथ जेल के अंदर थे। आज जमानत पर छूटकर आए थे। बेटा अभी भी बंद था। उनके दिमाग में एक जैसे विचार घुमड़ रहे थे। सुरेश और सीमा का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय था। दोनों ही सरकारी सेवा में थे। संतानें 2 ही थी। बड़ी बेटी रिया की ग्रेजुएशन के बाद शादी कर दी गई थी। दामाद आनंद एक अच्छी कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे। बेटी ससुराल में सुखी थी। उनका बेटा मुकेश एमटेक करने के बाद नोएडा की एक कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी करने लगा था। कहीं कोई दुख या अभाव उनके जीवन में न था। बेटे की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते की बातें चलने लगी थी। सुरेश और सीमा अच्छी लड़की की तलाश में थे, परंतु शादी के पहले अच्छी बुरी लड़की का पता कहाँ चलता है। मुकेश की शादी एक रिश्तेदार की बेटी शोभा से हो गई, परंतु बेटे की शादी के बाद से ही सुरेश के सुखमय परिवार में जैसे राहु केतु की कुदृष्टि पड़ गई। जिस लड़की को अच्छी बहू समझकर वे घर लाए थे, उसने ससुराल की चौखट में कदम रखते ही अपना रूप दिखाना आरंभ कर दिया। सुरेश का परिवार बहुत शांत प्रिय परिवार था। घर का कोई भी सदस्य ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात थी, परंतु बहू ने घर में आते ही घर के शांत माहौल को आग लगा दी। घर के अन्य सदस्य उसकी आग को बुझाने का प्रयत्न करते, परंतु शोभा हर घड़ी उसमें ज्वलनशील पदार्थ डालती रहती थी। शोभा को पता नहीं क्या परेशानी थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। घर के किसी काम में वह हाथ नहीं बटाती थी। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती थी। मुकेश के दफ्तर जाने के बाद भी वह अपने कमरे से कम ही निकलती थी। सास से नोकझोंक सिकोड़ कर बात करती। सीमा बहुत समझदार और सहनशील महिला थी। वे सोचती बहू नई घर से आई है, नए लोग और नए माहौल में शायद समन्वय नहीं बैठा पा रही होगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, परंतु सब कुछ ठीक नहीं हुआ। शोभा ने साफ साफ कह दिया वह घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाएगी। वह घर की बहू थी, नौकरानी नहीं। सबने एक दूसरे का मुंह देखा और बिना कुछ बोले जैसे सब कुछ समझ गए। सुबह आलसी और कामचोर थी, परंतु अपने पेट के लिए तो कीड़े मकोड़े और जानवर भी मेहनत करते हैं। शोभा को कब तक कोई बनाकर खिला सकता था। इसके बाद भी सभी आसानवी थे कि शोभा एक दिन दुनियादारी का निर्वाह करेगी। सुरेश आदतन सवाल कम करते थे, परंतु सीमा ने मुकेश से पूछा बहू ऐसा क्यों कर रही है। पता नहीं, मुकेश ने मुंह लटकाकर कहा। बेटा, तुम उसके पति हो, उसके दिल को टटोल कर देखो। शादी में उसकी भी मर्जी थी, फिर क्यों घर में अशांति फैला रही है। ठीक है, पता करूँगा, कहकर उसने बात को टाल दिया। परंतु बात टली नहीं, बल्कि और बिगड़ती गई। अब रात में मुकेश के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। इन आवाज़ों में शोभा की आवाज़ ही प्रमुख होती। मुकेश का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वह किसी से लड़ाई कर सकता, न उसके संस्कारों ने उसे मारपीट करना सिखाया था। फिर शोभा के चीखने चिल्लाने का कारण क्या था? सुरेश और सीमा की समझ में कुछ न आता, परंतु उनके मन में भय पसरने लगा था।
क्या मुकेश की शोभा के साथ शादी करके उन्होंने कोई गलती की थी? परिवार में रोज रोज की कलह कोई अच्छी बात नहीं थी। सभी अवसादग्रस्त रहने लगे थे। मुकेश माँ बाप से कोई बात नहीं बताता था। पता नहीं क्यों आखिरकार सुरेश और सीमा ने तय किया कि वही बेटे से बात करेंगे। अगले रविवार को सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। शोभा उनके साथ ना नाश्ता करती थी ना खाना खाती थी। मुकेश उसका नाश्ता खाना उसके कमरे में दे आता था। बेटा तुम कुछ बताते नहीं हो। आखिर बहू को इस घर से या हमसे क्या परेशानी है? हम तो उसे एक शब्द भी नहीं कहते। वह अपने मन की करती है, फिर तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा। इतना कहकर सीमा चुप हो गई। सुरेश ध्यान से मुकेश का मुंह ताक रहे थे। मुकेश ने अपना हाथ रोककर कहा, मम्मी मैं स्वयं हैरान और परेशान हूँ। वह कुछ ही बताते ही नहीं। बस बात बात में गुस्सा करना और बात को बढ़ाते चले जाना उसका स्वभाव है। मैं चुप रहता हूँ तब भी चिल्लाती रहती है। क्या वह स्वभाव से गुस्सैल और चिड़चिड़ी है? हो सकता है, परंतु हम कुछ भी तो ऐसा नहीं करते जिससे उसे गुस्सा आए। कुछ समझ में नहीं आता। सुरेश ने पहली बार अपना मुंह खोला। क्या मैं उससे बात करूं? कर सकते हैं, परंतु वह बहुत बदतमीज है। जब मेरी नहीं सुनती तो आपकी क्या सुनेगी? कहीं गुस्से में आपकी बेइज्जती न कर दे। मुकेश ने कहा, तो फिर उसके मम्मी पापा से बात करके देखते हैं। कुछ तो उसके स्वभाव के बारे में पता चले। सुरेश ने आगे सुझाव दिया, देख लीजिए जैसा आप उचित समझे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, पर यही भय बना रहता कि पता नहीं किस बात पर वो भड़क जाए। सच, मुकेश मानसिक रूप से बहुत परेशान था। शोभा के सारे प्रत्यक्ष प्रहार वही झेलता था। सीमा और सुरेश बस उसे धीरज बंधा सकते थे। सुरेश ने फोन पर शोभा के पिता विनोद से बात की। शोभा के व्यवहार के बारे में विस्तार से बताने की बात पूछा। भाई साहब, हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते कि उसे कोई कष्ट हो, परंतु पता नहीं उसे किस बात की तकलीफ है कि हर पल झगड़े के मूड में रहती है। विनोद जी ने बताया, भाई साहब शोभा बचपन से क्रोधी और जिद्दी स्वभाव की है। हर काम में अपनी मनमानी चलाती है। चीख चिल्लाकर अपने ही गलत सही बात मनवा लेती है। हमने सोचा था शादी के बाद ठीक हो जाएगी, परंतु भाई साहब हम तो उसे किसी बात के लिए नहीं टोकते, न उसे कुछ करने के लिए कहते हैं। हमारा बेटा तो ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता, फिर भी और वह कुछ बताते भी नहीं। कुछ कहे तो हम उसके मन की बात भी समझे। किसी दिन मैं पत्नी के साथ आकर उसे समझाऊंगा, कहकर विनोद ने बात समाप्त कर दी। अगले सप्ताह विनोद पत्नी के साथ सुरेश के घर आए। उन्होंने अकेले में सुबह से बात की और दोपहर का खाना खाकर चले गए। उनके जाते ही जैसे घर में तूफान आ गया। शोभा ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहा, आप लोग क्या समझते हैं अपने को? मैं क्रोधी हूँ, जिद्दी हूँ, झगड़ालू हूँ, तो आपको क्या? यह मेरा स्वभाव है, मैं इसे नहीं बदल सकती। अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ है तो अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लीजिए। मेरे मम्मी पापा से मेरी शिकायत करके अपने अच्छा नहीं किया। शोभा के वाक्यवान सीधे सुरेश और सीमा के ऊपर चल रहे थे। सीमा और सुरेश ने एक साथ आंखें फैलाकर शोभा को देखा। मन में लज्जा और ग्लानि का भाव भी उपजा। यह उनकी बहू थी, कैसा सम्मान दे रही थी उन्हें। उनके मन में उसके प्रति कोई द्वेष न था। आज तक उसे ओछी बात न की थी, परंतु वह पता नहीं किस बात का बदला ले रही थी उनसे। उनकी क्या गलती थी? बस यही ना कि वह उनकी पुत्र वधू थी। अगर उसे इस घर में ब्याह कर नहीं आना था तो ना आती, मना कर देती। उन्होंने कौन सी जबरदस्ती की थी? ब्याह में उसकी भी सहमति थी। सुरेश ने कुछ कहना उचित नहीं समझा, परंतु सीमा से पति का अपमान सहन नहीं हुआ। थोड़ा तेज आवाज में बोली, बेटा तू बेजान गुड्डे की तरह बैठा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है यह किस तरह हमारी इज्जत उतार रही है? किस जन्म का बदला ले रही है ये? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? मुकेश को माँ की बात से दुख हुआ। उसने मन में साहस की बिखरी कड़ियाँ जोड़ी और कुछ तेज आवाज में कहा, शोभा मम्मी पापा से इस तरह बात करते हैं? तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। मम्मी पापा की बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं करूँगा। वारे श्रवण कुमार, शोभा ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, आज पहली बार देख रही हूँ मुंह में जबान भी है तुम्हारे। कल तक तो मेरे सामने मिमियाते रहते थे। मुकेश को क्रोध आ गया, शोभा अपनी सीमा पार मत करो। कल तक बात मेरी और तुम्हारी थी, आज तुमने मम्मी पापा को गाली दी है, उनका अपमान किया है, वह भी अकारण। मेरी समझ में नहीं आता तुम बेवजह घर में झगड़ा क्यों करती रहती हो? इससे तुम्हें कौन सा सुख मिलता है? परंतु एक बात समझ लो, तुम्हारे कर्म तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। एक दिन तुम पछताओगी। क्या कर लोगे तुम मेरा? शोभा ने उसे चैलेंज किया।
मैं क्या करूँगा यह मैं नहीं जानता, परंतु शांत जल के अंदर हलचल नहीं होती, उसमें लहरें नहीं उठती, यह मत भूलना। ओह, तो मुझे तूफान की धमकी दे रहे हो? यही तो मैं चाहती हूँ, तूफान आए और तुम सब उसकी चपेट में आकर तहस नहस हो जाओ। रिया ने चाय बनाई, तीनों ने साथ साथ चाय पी। चाय खत्म हुई तो बाई आ गई। वह उदास सी खड़ी सीमा और सुरेश को देख रही थी। कई सालों से वह उनके घर में काम कर रही थी, अच्छी तरह सबके स्वभाव से परिचित थी। उनके ऊपर आई विपत्ति से वह परिचित थी। उसे दुख था कि वह कुदरत भी अच्छे लोगों को परेशान करती है, उन्हें कष्ट देती है। रिया ने उससे कहा, माया किचन में थोड़ी चाय बची है, उसे गर्म करके पी लो, फिर घर की सफाई करो। मैं तब तक खाना बना लूँगी। दीदी चाय मैं बाद में पी लूँगी, पहले घर की सफाई करती हूँ, बहुत गंदा हो गया है। ठीक है। फिर रिया ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों तब तक नहा धोआ लीजिए, आनंद ऑफिस से होकर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुबह आनंद उनके साथ ही था। रिया को मम्मी पापा के साथ घर भेजकर वह ऑफिस चला गया था। आनंद आया तो सभी लोगों ने साथ साथ खाना खाया। खाते समय आगे की कार्रवाई पर विचार किया गया। सीमा ने पूछा, आगे क्या होगा? मुकदमा चलेगा? उसकी चिंता नहीं है हमें। हमें सबसे पहले मुकेश की जमानत करवानी होगी। कैसे होगी? क्योंकि हमारे पास हमारी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। सीमा ने मायूसी से कहा। मारपीट का सबूत तो शोभा के पास भी नहीं है, रिया ने तर्क दिया। सही है, परंतु नवविवाहिता है, उसी ने मुकदमा लिखवाया है। जब तक हम कोई सबूत नहीं देंगे उसी की बात सच मानी जाएगी। यह तो गनीमत समझो कि उसने हमारे खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, वरना कभी जमानत ना हो पाती। तो फिर अब क्या होगा? सीमा नहीं पूछा। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वकील का कहना है कि शोभा के बयान से यह स्पष्ट नहीं है कि हमारा उसके साथ मारपीट करने का क्या कारण है। केस की यही कमजोर कड़ी हमारे पक्ष में जाएगी। परंतु बेटा, मुकदमा तो न जाने कितना लंबा चले, इतनी जल्दी फैसला कहाँ आएगा? तुम तो मुकेश की जमानत के लिए कुछ करो। मम्मी, आप इन जैसी साथी लड़कियों को नहीं जानती, आनंद ने हंसकर कहा। जब माँ बाप पर इनका जोर नहीं चलता तो ये ससुराल के लोगों को परेशान करती हैं। घरेलू हिंसा और दहेज का मुकदमा दर्ज करवाकर ये पति से अलग हो जाती हैं। फिर माँ बाप भी अपनी मर्जी इन पर नहीं चला पाते और तब ये अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती है। शोभा को उल्टी पट्टी पढ़ाने में अवश्य उसके प्रेमी का हाथ होगा, रिया ने कहा। हमें शोभा के प्रेमी का पता चल जाए तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा। हाँ अवश्य, परंतु पता कैसे चलेगा? शोभा के माँ बाप तो बताएंगे नहीं, तुम पता करो कैसे भी। सीमा ने उत्साह से कहा। जैसे अभी सब कुछ सुलझ जाएगा, मैं तो पता नहीं कर पाऊंगा। किसी प्राइवेट जासूस की सेवा लेनी पड़ेगी, तो जल्दी करो। बेटे, प्राइवेट जासूस बहुत कुशल था। एक सप्ताह के अंदर ही उसने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट लाकर दी। केवल रिपोर्ट ही नहीं दी, साथ में सबूत भी दिए। शोभा की कॉल डिटेल्स और उसके बातचीत का रिकॉर्डिंग के साथ साथ शोभा के साथ उसके प्रेमी की तस्वीरें भी प्रस्तुत की। रिपोर्ट देकर सबके हृदय को भारी धक्का लगा कि एक लड़की अपने प्रेम के लिए किस तरह माँ बाप की इज्जत और अपना दाम्पत्य जीवन चौपट कर सकती है। शोभा इसकी जीती जागती मिसाल थी। रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि शोभा किसी लड़की को प्यार करती थी, परंतु जाति अलग होने के कारण उसके पिता उसके साथ शोभा की शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। शोभा का प्रेमी कोई अच्छा काम भी नहीं करता था, वह किसी कैटरिंग वाले के यहाँ काम करता था और किसी शादी ब्याह में शोभा से उसकी जान पहचान हुई थी। समझ में नहीं आता लड़कियां किस प्रकार प्रेम में अंधी हो जाती है कि उन्हें अपनी पारिवारिक मर्यादा और स्वयं के भविष्य का ख्याल नहीं रहता। मुकेश की जमानत के लिए रास्ता आसान हो गया था। आनंद ने सारे सबूत अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जमा करवा दिए थे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक सप्ताह की तारीख दी थी। सीमा और सुरेश बहुत हैरान थे। कितने अरमानों से उन्होंने बेटे की शादी की थी, अपने व्यवहार और चरित्र से एक सुखी परिवार की स्थापना की थी, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए थे कि गलती से भी किसी को कष्ट न पहुँचे। परंतु उन्हें ऐसी बहू मिली थी जिसके लिए एक घटिया लड़के का प्यार महत्वपूर्ण था और उसका प्यार पाने के लिए वह अपने सुखी दाम्पत्य जीवन को भी आग में झोंकने पर आमदा थी। उन्हें जेल की यातना परेशान नहीं कर रही थी, उन्हें तो शोभा का व्यवहार परेशान कर रहा था। क्या इसके बाद वे किसी लड़की पर भरोसा कर सकेंगे, उसे बहू बनाकर अपने घर में ला सकेंगे? एक सप्ताह बाद जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीमा, सुरेश, आनंद और रिया कोर्ट में मौजूद थे। शोभा भी अपने वकील और माँ बाप के साथ आई थी। उसके वकील को प्रतिवादी पक्ष का नोटिस मिल चुका था। मुकेश के वकील ने एकक सबूत जब अपने तर्कों के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए
तो सबकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चौड़ी हो गई। स्वयं न्यायाधीश हैरान थे। शोभा और उसके माँ बाप सिर झुकाए एक तरफ खड़े थे। उनके वकील की बोलती बंद थी। भले ही उसने सारे सबूतों को झूठ और गढ़ा हुआ बताया था, परंतु सच को चीखने की आवश्यकता नहीं होती। शोभा और उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग ने सारी साजिश से पर्दा उठा दिया था। शोभा ने अपने प्रेमी की सलाह पर ससुराल वालों पर मारपीट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। शोभा के वकील ने तर्क दिया, माय लॉर्ड, ये सारे सबूत झूठे हैं और जानबूझकर फैब्रिकेट किए गए हैं। इनकी कोई फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है। इनको रिकॉर्ड पर लेकर माननीय न्यायालय अपना समय बर्बाद कर रहा है। इनके बिना पर मुलजिम को जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? इसकी फॉरेंसिक जांच हो? अगर हाँ, तो वादी और उसके तथाकथित प्रेमी की आवाज़ के सैंपल लेकर जांच करवाई जाए। इस पर वकील ने शोभा और उसके माँ बाप की तरफ देखा। शोभा तो अपना सिर इस तरह झुकाए खड़ी थी जैसे किसी ने उसके ऊपर थूक दिया था। उसके माता पिता ने इनकार में सिर हिला दिया। वकील ने उसके पास आकर पूछा, जांच करवाने में क्या हर्ज है? शोभा के पिता ने कहा, मैं जानता हूँ ये सारे सबूत सही हैं। आगे जांच करवाकर मैं और अपनी फजीहत नहीं करवाना चाहता। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आप इस मामले को यही समाप्त कर दे। हालांकि कोई वकील ऐसा नहीं चाहता। वह किसी न किसी तरीके से मामले को बढ़ाते रहना चाहता है, लेकिन यहाँ उसका तर्क किसी काम नहीं आया। शोभा के पिता से स्वयं न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपको मुलजिम की जमानत पर कोई एतराज है? नहीं माय लॉर्ड, वादी का क्या कहना है? शोभा थोड़ा आगे बढ़कर बोली, मुझे कोई एतराज नहीं, परंतु मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। यह बात मुकदमे के दौरान कहना। आज केवल प्रतिवादी की जमानत की सुनवाई हो रही है। शोभा ने सहमति दे दी। कोर्ट ने मुकेश की जमानत मंजूर कर ली। शाम को वह जेल से छूटकर घर आ गया। अब सारी चीजें शीशे की तरह साफ थी। आसमान से धुंध छट चुकी थी। शोभा के असामान्य व्यवहार का कारण पता चल गया था। सुरेश के परिवार के पास ऐसे सबूत आ गए थे कि वे अगली 2-3 सुनवाई में मामले में बाइज्जत बरी हो सकते थे। मामले में बहुत ज़्यादा गवाह भी नहीं थे। शोभा का बयान अहम था, परंतु सबूतों के मद्देनज़र उसके बयान की धज्जियां उड़ जाएंगी। सुरेश को शोभा के माता पिता की चुप्पी खल रही थी। वे उनसे बात करना चाहते थे। जब उन्हें पता था कि उनकी बेटी जिद्दी और क्रोधी है, हर प्रकार से अपनी बात मनवा लेती है, तो फिर उनके बेटे से शादी कर उन्हें क्यों मुसीबत में डाला? शादी भी हो गई तो क्यों नहीं अपनी बेटी को समझा पाए? घरेलू हिंसा का मामला दर्ज होने के बाद भी उन्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। अपनी बेटी का ही पक्ष लेते नजर आए। सुरेश ने विनोद को फ़ोन किया, भाई साहब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या आप हमारे घर आ सकते हैं? विनोद ने शर्मिंदगी के साथ कहा, भाई साहब, मुझे खेद है कि शोभा की वजह से आपके परिवार को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। आप चाहते तो यह मुसीबत कम हो सकती थी। सुरेश ने कुछ तल्खी के साथ कहा, मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, परंतु आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। कोई भी बाप अपनी बेटी को जानबूझकर बर्बादी के गड्ढे में नहीं धकेल सकता। वह जिस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, उसकी न तो कोई सामाजिक हैसियत है, न कोई अच्छा कमाने खाने वाला है। आप मुझे तो अपने दिल की बात बता सकते थे। सुरेश ने कहा, भाई साहब, शादी ब्याह में कौन माँ बाप अपनी बेटी के प्रेम के बारे में बताता है? ये सब बातें तो छिपाई जाती हैं। परंतु मुझे नहीं पता था कि शोभा उस लड़के के बहकावे में आकर इस हद तक गिर जाएगी। उसे तलाक चाहिए था तो और भी तरीके थे। आपके खिलाफ हिंसा का मामला दर्ज करवा के जेल भिजवा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप उसे यह झूठा मुकदमा दर्ज करने से रोक तो सकते थे। इसी बात का तो मुझे मलाल है। वह आपके घर से निकलने के बाद सीधे थाने गई थी। मुकदमा दर्ज करवा कर ही घर आई थी। मुझे पता ही नहीं चला। चलिए, अब आपके शर्मिंदा होने से भी क्या फ़र्क पड़ता है? आपके ऊपर जो कीचड़ उछलना था वह उछल चुका। हमारे जीवन में जो कष्ट लिखे थे वे हम भुगत चुके। अब सोचिए आगे क्या करना है। आपकी बेटी क्या चाहती है? आप लोग क्या चाहते हैं? विनोद ने बहुत विनम्रता से पूछा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मुकदमा खत्म होगा तभी कुछ विचार करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इतना कष्ट झेलने के बाद, जेल की हवा खाने के बाद, क्या हम इतना उदार होंगे कि शोभा को अपने घर की बहू बनाकर रख सके? हाँ भाई साहब, ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता, परंतु आप बहुत उदार हैं, क्षमाशील हैं। शोभा की नादानी को भूल समझकर उसे माफ़ कर सकते हैं। उसने अपने दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु आप चाहेंगे तो। विनोद ने जानबूझकर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया।
आप एक बार शोभा से बात करके देखिए। अगर वह तलाक चाहती है तो हम सहर्ष उसे देने के लिए तैयार हैं। अगर वह आपके घर जाना चाहे तो वह तो भरी अदालत में कह चुकी है कि हमारे यहाँ नहीं आना चाहती। फिर भी हमें मुकेश से बात करनी होगी। सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। एक बार हम उसकी ज़िंदगी नर्क बना चुके हैं, दोबारा उसे नर्क में नहीं धकेल सकते। ठीक है, हम शोभा से बात करके एक दो दिनों में आपसे मिलते हैं। उचित अवसर पर विनोद ने शोभा को समझाते हुए कहा, बेटा अपने भविष्य के लिए तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तुमने देख लिया कि अब तुम मुकदमा नहीं जीत सकती। झूठे तथ्यों के आधार पर तुम्हें मुकेश से तलाक भी नहीं मिल सकता। अगर वे देना चाहेंगे तभी यह संभव है। परंतु इतनी मक्कारी और फरेब के बाद भी क्या तुम्हें अक्ल नहीं आएगी कि इज्जतपूर्ण वैवाहिक जीवन अच्छा है या सारे नाते रिश्तों को तोड़कर एक अजनबी व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना। प्रेम विवाह में जीवन की कठिनाइयां बाद में दिखाई देती है। माता पिता की सहमति से तय वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते तलाशे जा सकते हैं, लेकिन प्रेम विवाह में पति पत्नी ही इन्हें दूर कर सकते हैं। कोई और रिश्तेदार उनके बीच में नहीं आता। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। शोभा मानसिक रूप से परेशान थी। वह समझती थी कि लड़ाई झगड़े से मामले सुलझ जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से तलाक मिल जाता है। यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया था। उसकी सारी गोटियाँ उल्टी पड़ गई थी। कुछ भी आसान नहीं लग रहा था। कोर्ट में मामला पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तब तक वह बूढ़ी नहीं हो जाएगी। उसका प्रेमी कब तक उसका इंतजार करेगा। वह समझती थी ढका छिपा रहेगा और घरेलू हिंसा की आड़ में उसे तलाक मिल जाएगा, परंतु उसकी सारी पोल खुल गई थी। अब अगर वह अपने मामले को वापस लेती है तब भी मुकेश से तलाक लेने का उसके पास कोई आधार नहीं बनता। उसका मामला झूठ साबित हो गया था। मांगने से क्या मुकेश उसे तलाक देगा। उसे और उसके माता पिता को जेल भिजवाकर उसने अच्छा तो नहीं किया था, परंतु यही बात उसके पक्ष में जाती थी। उसके कर्म का देखते हुए शायद वह उसे तलाक दे दे। मुकेश उसके साथ बाकी जीवन क्यों व्यतीत करेगा। क्या उसे माफ़ कर देगा। फिर भी उसे अभी भी आशा की किरण नजर आ रही थी। उसकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि वह सही निर्णय नहीं ले पा रही थी। उसने पापा से कहा, इतना सब होने के बाद क्या मैं मुकेश के साथ सामान्य जीवन व्यतीत कर पाऊंगी। लगता तो नहीं है, परंतु अगर तुम स्वयं को सुधार सकती हो तो मैं समझता हूँ कि सुरेश का परिवार तुम्हें माफ़ कर देगा। वे बहुत अच्छे लोग हैं। वह सोच में पड़ गई, फिर बोली, अगर वे मुझे तलाक दे दे। विनोद ने आंखें चौड़ी कर उसे देखा। प्रेम का भूत अभी तक तुम्हारे सिर से नहीं उतरा। पापा आपने शादी के पहले मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे इतना प्रपंच करना पड़ा। अब मेरी सुन लीजिए, शायद बात बन जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं मुकेश के साथ खुश रहूंगी। मैंने उसे इतना कष्ट दिया है, उसके माँ बाप को जेल भिजवाया है। ऊपर से भले कुछ न कहे परंतु अंदर से कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुम नहीं सुधरोगी। विनोद गुस्से से उठकर अपने कमरे में चले गए। शोभा की मम्मी की समझ में नहीं आ रहा था कैसे बेटी उन्होंने जनी थी। वह अंदर ही अंदर गुस्से से उफन रही थी, परंतु कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। बेटी उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। घर का माहौल कुछ विसेला हो गया था। विनोद अपनी बेटी के कृत्य से बहुत दुखी थे। वे अकेले ही सुरेश के घर गए। सबके सामने उन्होंने हताश स्वर में कहा, सुरेश भाई बुजुर्ग सही कह गए हैं। आदमी अपनी औलाद से हार जाता है। मैं हार गया। शोभा को समझाना कुदरत के भी वश में नहीं है। क्या चाहती है वह। सुरेश ने स्पष्ट रूप से पूछा। किसी भी तरह मुकेश से तलाक चाहती है। कुछ पल के लिए सबके बीच डरावना सन्नाटा पसर गया। इस सन्नाटे के बीच बस सबके दिल धड़क रहे थे और सांसों की सरसराहट इस बात का यकीन दिला रही थी कि सभी जिंदा थे। सुरेश का दिल पहले ही चकनाचूर था। शोभा के अंतिम निर्णय से पारिवारिक जीवन के सुख चैन की अंतिम किरण भी बुझ गई थी। मरे से स्वर में उन्होंने कहा, अब भी अगर वह नहीं सुधरना चाहती तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे आग से खेलने का शौक है तो अंगारे खाती रहे, बस हमें छुटकारा दे दे। हमारी तरफ से तो कोई अड़चन नहीं है। हम संबंध विच्छेद कर लेंगे। नहीं पापा। अचानक मुकेश की गंभीर आवाज़ गूंजी। क्यों। सुरेश के मुंह से निकला। क्योंकि ऐसी झूठी और फरेबी लड़कियों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। विवाह एक सोचा समझा बंधन माना जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन एक अच्छे परिवार व समाज की सुदृढ़ नींव बनता है। हम शोभा जैसी लड़कियों के ओछे व्यवहार से विवाह जैसी संस्था को नष्ट नहीं कर सकते।
उसे यह बताना जरूरी है कि वैवाहिक संबंधों को बिना कारण तोड़ना इतना आसान नहीं होता है कि वह आज़ाद होकर अपने प्रेमी से शादी कर ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बेटा, यह क्या कह रहे हो तुम? शोभा हमारे साथ नहीं रहना चाहती है तो हम क्यों उसकी राह का रोड़ा बने? इससे हमें भी परेशानी तो होगी, परंतु उसकी राह का रोड़ा बने बिना उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। वह बेवकूफ़ है, उसने मेरे साथ ब्याह किया है, फिर भी दाम्पत्य जीवन में आग लगाकर वो अपने प्रेमी के साथ घर बसाने के सपने देख रही है। सो उसे समझना होगा, यह इतना आसान नहीं है। तलाक मिलने तक वह बूढ़ी हो जाएगी। हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत जटिल है। तलाक लेने की प्रक्रिया तो और भी अधिक जटिल है। हमारा कानून विवाह को महत्व देता है, तलाक को नहीं, मुकेश ने कहा। इससे तो हम भी सालों साल कानूनी बछड़े में फंसे रहेंगे। हमारा पारिवारिक जीवन कष्टप्रद हो जाएगा, सुरेश ने कुछ सोचते हुए कहा। परंतु हम गलत परंपरा को बढ़ावा भी नहीं दे सकते। शोभा शादी के पहले कुछ भी कर लेती, परंतु एक बार वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद उसकी गलत हरकतों को हम मान्यता नहीं दे सकते। हमारे परिवार से उसे कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी उसने हमें मुसीबत के जाल में फंसा दिया। इसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए।